दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी ग्रुप में। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है अधिगम लर्निंग। अधिगम के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसके अर्थ और इसके व्यापक अर्थ के बारे में और इसकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों कि अधिगम होता क्या है। कि अधिगम का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। सबसे पहले ध्यान रखिए कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। फिर उसके बाद में अधिगम का जो व्यापक अर्थ है, ठीक है, व्यापक अर्थ या परिभाषिक जो अर्थ होता है वो होता है व्यवहारगत परिवर्तन या व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो ये जो इसकी परिभाषा है, परिभाषा या फिर इसका जो व्यापक अर्थ है, ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखें व्यवहारगत परिवर्तन। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि व्यवहारगत परिवर्तन कैसा होना चाहिए, सकारात्मक या नकारात्मक। यहाँ पर दोनों प्रकार से होगा, ठीक है, सकारात्मक भी होगा और नकारात्मक दोनों होगा। वांछित भी हो सकता है, अवांछित भी हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों के अंदर हो सकता है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखें कि सकारात्मक और नकारात्मक कैसा भी परिवर्तन हो वो अधिगम के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखें यहाँ पर कि चैपमैन एवं शॉर्टेन के द्वारा एक चीज़ बताई गई थी कि परिभाषाओं के अंदर बताई गई थी कि स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। जो ये व्यवहारगत परिवर्तन है वो स्थायी होना चाहिए, ये चैपमैन एवं शॉर्टेन ने कहा था, ठीक है। अब देखिए अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता कि आदत निर्माण की प्रक्रिया ही अधिगम है। कि किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत कोई आदत की निर्माण हुई, आदत का निर्माण हुआ, ठीक है, वो आदत का निर्माण ही क्या है या फिर उसकी जो प्रक्रिया हुई है वही क्या है, अधिगम, ठीक है। कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत जैसे मान लीजिए कि पढ़ाई की आदत है, ठीक है। अब पढ़ाई की आदत पड़ गई उसको, ठीक है, आदत कैसे पड़ी, तो उसको पढ़ाई की शुरुआत से अब तक जो भी प्रक्रिया हुई है आदत में, यानी शुरुआत के दिन 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा, 3 घंटा, 6 घंटे आज वो पढ़ रहा है, ठीक है, आदत का निर्माण कर लिया उसने, तो वो क्या है, उसकी एक प्रक्रिया थी वो पूरी, वो क्या है, अधिगम, ठीक है। तो ये चीज़ क्या थी, अधिगम। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो देखिए कि अधिगम सृजनशील एवं विवेकपूर्ण दोनों होता है। सृजनशील का मतलब होता है कि एक नया कॉन्सेप्ट निकालना, ठीक है, एक नई चीज़ का निर्माण करना सृजनशील है, ठीक है। तो सृजनशीलता एवं विवेकपूर्ण दोनों होता है क्या, अधिगम। तो इतनी चीज़ ध्यान आ गई आपको कि विशेषता क्या है इसके अंतर्गत। सबसे पहले तो बताई मैंने, आदत निर्माण की प्रक्रिया ही अधिगम है। दूसरी, अधिगम सृजनशील एवं विवेकपूर्ण दोनों होता है। ये लाइनें सीधी की सीधी आपके परीक्षा के अंतर्गत ऑप्शंस में पूछी जाती है और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के लिए सही है या सत्य है या असत्य है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि अधिगम के लिए मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें आप याद रखें। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम सार्वभौमिक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि अधिगम सभी जीवित प्राणी, कहने का मतलब है कि मनुष्य एवं जानवर, ठीक है, या फिर जीवित प्राणी कह दिया मैंने यहाँ पर, तो सभी आ गए इसके अंतर्गत, चेतन, जितने भी चेतन प्राणी हैं वो सब, ठीक है, मनुष्य, जानवर, ये सब क्या आ गए इसके अंतर्गत, ये सार्वभौमिक के अंतर्गत आ गए। और ये अधिगम की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। कैसे कि जानवर के अंतर्गत हमारे जो प्रयोग आएंगे इसके अंतर्गत कि एक तो आएगा हमारा कॉलर का प्रयोग आएगा, एक आएगा जीन प्याजे का और स्किनर का, इनका सबका जो प्रयोग आएगा वो प्रयोग किसके ऊपर किए गए हैं, ज़्यादातर जानवरों पर किए गए हैं, ठीक है। तो सार्वभौमिक इसलिए बताया गया था कि अधिगम सार्वभौमिक है। अब देखिए आगे, अधिगम सह उद्देश्य प्रक्रिया है। अधिगम सह उद्देश्य प्रक्रिया है कि अधिगम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। या तो ये सकारात्मक परिवर्तन ला देगा या फिर नकारात्मक परिवर्तन ला देगा, ये जो मैंने पहले बताया था आपको अभी, ठीक है। तो अधिगम सह उद्देश्य प्रक्रिया है। फिर है अधिगम समायोजन है। भाई अधिगम है, अधिगम क्या हुआ यहाँ पर कि किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत कोई परिवर्तन आया, ठीक है। अब वो परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि उसको समायोजन करना है, ठीक है, समायोजन। भाई उसको किसी भी समूह के अंदर रहने के लिए उसको समायोजन करना पड़ेगा और उसके अंतर्गत वो सीखेगा, सीखेगा तो अधिगम होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अधिगम सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम निरंतर चलता रहता है, ठीक है, निरंतर बिल्कुल चलता ही रहेगा हमेशा, अधिगम सतत एवं निरंतर है। अब ये नकारात्मक सकारात्मक दोनों चीज़ हो सकती है, तो कभी भी कोई सा भी हमें अधिगम हो सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक, ठीक है। तो सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अनुभवों का संगठन ही अधिगम है। भाई अधिगम करने के बाद में हमें अनुभवों का संगठन प्राप्त होता है, ठीक है। कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, आज कोई व्यक्ति 4-5 परीक्षाओं में पास हुआ और पास हुआ उससे पहले वो 10-15 परीक्षाओं में फेल भी हुआ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कभी भी अगर वो स्टेज के ऊपर जाएगा या फिर वो दूसरों को सलाह देगा तो वो हमेशा क्या करेगा, खुद के अनुभवों का संगठन या अनुभवों को शेयर करेगा, ठीक है। तो वो जो सफलता उसने पाई है उसके अंतर्गत जो भी कठिनाइयाँ आई है, जो भी उसके अनुभव थे वो सबसे शेयर करेगा, तो वो क्या है, अधिगम।
तो अधिगम में क्या है, अनुभवों का संगठन। तो इतनी बात ध्यान रखें आप। अब देखिए हमारा अधिगम जन्म से मृत्यु तक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। भाई अधिगम क्या हुआ, बचपन, छोटा सा बालक है, ठीक है, भाई उसको पता है कि भाई अब मैं नहीं रहूँगा तो माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी, इसको ये पता है, ठीक है, कि भाई छोटा सा बच्चा जो दूध के लिए रो रहा है, ठीक है, भाई वो रोएगा तभी उसको दूध मिलेगा। अब उसने ये चीज़ सीख ली तो क्या किया उसने, अधिगम, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात कि भाई मृत्यु तक कैसे चलेगी ये, कि आदमी वृद्ध हो जाता है, ठीक है, वृद्ध होता है तो अपन बोलते हैं ना, वृद्ध व्यक्ति के पास में अनुभव होता है। तो अब भाई अनुभवों का संगठन अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो तो अधिगम तो करेगा ही, ठीक है। तो ये अधिगम क्या हुआ, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक, ये पॉइंट। अब देखिए हमारा लास्ट का जो नोट है वो ध्यान रखें कि अस्थायी परिवर्तन जो किसके द्वारा आते हैं, थकान, बीमारी, जैसे उदाहरण है यहाँ पर, थकान या बीमारी के कारण अस्थायी जो परिवर्तन आते हैं। भाई बीमारी के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति हंसमुख भी है ना, तो वो क्या करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो वो अस्थायी परिवर्तन है। वो सीखने, ये सीखने की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी ये सीखने की श्रेणी में नहीं आएंगे, अधिगम में नहीं आएंगे। कि कोई व्यक्ति बीमारी के कारण खुद के व्यवहार के अंतर्गत परिवर्तन हो जाता है, 2-3 दिन के लिए हो जाता है कईयों के अंतर्गत परिवर्तन, वह चिड़चिड़ापन हो जाता है, थकान के कारण वह सुस्त हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, सीखने की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि ये अस्थायी परिवर्तन है। तो दोस्तों ये था अधिगम और अधिगम की विशेषताएं और अर्थ, मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम के प्रकार और फिर अधिगम के सोपान। तो ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।